विशेषाभावस्य उपादित्वाच्च। ठीक, तो एक तो अनुगम दोष दिया, यत्तत् से घटित होने के कारण अनुगम है, किंतु प्राचीन यत्तत् से घटित व्याप्ति को मानते हैं, है ना, उसको अनुगत मानते हैं। अतः दूसरा दोष दिया, एकावच्छेदन संयोग यावत विशेषाभावत्वस्य उपादित्वाच्च, उसको उपाधि बनाया। ठीक, अब यहाँ पर उपाधि घटाना है, तो उपाधि को साध्य का व्यापक होना चाहिए और साधन का अव्यापक होना चाहिए। साध्य क्या है? संयोग सामान्य भाव। संयोग सामान्य भाव। ठीक, और ये तो हो गया संयोग यावत विशेषा संयोग यावत विशेषा भाव। और उपाधि हमको बनाना है एकावच्छेदेन संयोग यावत विशेषा भाववत्वम। ठीक, एकावच्छेदन का अर्थ बाद में करेंगे, निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट। ठीक है, अभी हम उसी शब्द को ही लेकर के चलते हैं जब तक ग्रंथकार व्याख्या नहीं करते। ठीक, तो साध्य का व्यापक होना चाहिए महाराज जी, तो साध्य हो गया संयोग सामान्य भाव। तो यत्र यत्र संयोग सामान्य भाव, तो संयोग सामान्य भाव गुणादि में निश्चित है, द्रव्य में अभी संदिग्ध है द्रव्य और पक्ष भी हो। ठीक, तो गुणादि में संयोग सामान्य भाव का निश्चय है, उसमें एकावच्छेदेन संयोग यावत विशेषाभावत्व। ठीक, अभी घटाते समय हम कहेंगे गुण में जो संयोग विशेषाभाव रहेगा वो संयोगत्वावच्छेदन रहेगा, गुण में गुणत्वावच्छेदन रहेगा, है ना, गुण में गुणत्वावच्छेदन, कर्म में कर्मत्वावच्छेदन, सामान्य में सामान्यत्वावच्छेदन, संयोग यावत विशेषाभाव रहता ही। समझ में आया? अतः गुणादि 6 में संयोग सामान्य भाव भी है और एकावच्छेदन संयोग यावत विशेषा भाव। संयोग यावत विशेषाभाव भी है, इसलिए साध्य का व्यापक हो गया। ठीक, साधन का व्यापक होना चाहिए। साधन क्या है? संयोग यावत विशेषा भाव। संयोग यावत विशेषाभाव द्रव्य में भी है, गुणादि में तो है ही है, द्रव्य में भी है, किंतु द्रव्य में जो संयोग यावत विशेषाभाव रहेगा वो एकावच्छेदन नहीं रहेगा। यदि वृक्ष में है संयोग विशेषाभाव तो किंचित अवच्छेदन है, शाखावच्छेदन संयोग है, मूलावच्छेदन वृक्षत्वावच्छेदन संयोग यावत विशेषाभाव, तो एकावच्छेदन संयोग यावत विशेषाभाववत् रूप उपाधि द्रव्य में नहीं है। समझ में आया? तो द्रव्य में साधन है किंतु उपाधि नहीं है, तो साध्य का व्यापक हुआ, साधन का अव्यापक हुआ। इस प्रकार से एकावच्छेदन संयोग यावत विशेषाभाववत् रूप उपाधि के होने के कारण ये तो अनुमान है ना, संयोग सामान्य द्रव्य में संयोग सामान्य भाव साधक जो अनुमान है वो व्याप्यता सिद्ध हो जाएगा, सोपाधिक हो जाएगा। इसलिए अनुमान प्रमाण से भी द्रव्य में संयोग सामान्य भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। एकावच्छेदेन यावत विशेषाभावत्वस्य उपादित्वाच्च। भाववत्वस्य एक ही भाववत्व और भाव भावत्व नहीं है। भावस्य भाववत्वस्य जागृति में एकावच्छेदेन इति इदम उपादेः साधना अव्यापकत्व दर्शायै। एकावच्छेदन क्यों कहा है ना? उपाधि में जो एकावच्छेदन विशेषण जो दिया है, ये विशेषण उपाधि में साधना व्यापकत्व की रक्षा के लिए, इसलिए साधना व्यापकत्व की रक्षा के लिए। नहीं तो उपाधि और हेतु एक ही हो जाएगा ना। संयोग यावत विशेषाभाव ही हेतु है और संयोग यावत विशेषाभाव ही उपाधि है, और होने से क्या होगा कि साधन का व्यापक ही हो जाएगा। जहाँ जहाँ साधन है वहाँ उपाधि भी है, जहाँ जहाँ संयोग यावत विशेषाभाव रहेगा वहाँ संयोग यावत विशेषाभाव रहेगा। समझ में आई बात? तो साधन का व्यापक भी हो जाएगा, व्यापक ही हो जाएगा उपाधि, अव्यापक। इसलिए उसमें साधना व्यापकत्व की रक्षा के लिए एकावच्छेदन लगाया। जब एकावच्छेदन लगा देंगे तो द्रव्य में संयोग यावत विशेषाभाव है किंतु द्रव्य में एकावच्छेदन संयोग यावत विशेषाभाव नहीं है। ठीक, न चैवं तत्तत् संयोगाभावस्य गुणे व्याप्यवृत्तित्वात् एकावच्छेदेन साध्य व्यापकत्वं दुर्घटमिति वाच्यम्। हाँ, अब ये प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि एकावच्छेदन शब्द लगाया तो उसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आता है कि कोई अवच्छेदक होना चाहिए, होना चाहिए। समझ में आया? कोई अवच्छेदक होना चाहिए। तो गुण में जो संयोग यावत विशेषाभाव रहेगा, मतलब तत्व संयोगाभाव जो रहेगा वो तो व्यापवृत्ति होकर करता है, क्योंकि गुण में कोई संयोग रहता ही नहीं कभी भी। इसलिए गुण में रहने वाला जो संयोगाभाव है वो व्यापवृत्ति है, और जो व्यापवृत्ति पदार्थ का कोई अवच्छेदक किंचित अवच्छेदन वो नहीं रहता। व्यापवृत्ति पदार्थ निर्वच्छिन्न होकर के रहता है, किंचित अवच्छेदन नहीं रहता, अर्थात उसका कोई अवच्छेदक नहीं होता। तो एकावच्छेदन संयोग यावत विशेषाभाव का आप उपाधि बना रहे हो। समझ में आया? तो गुणादि में
एकावच्छेदेन संयोग यावत विशेष अभाववत तो रहेगा ही नहीं। तो किस प्रकार आप उपाधि को साध्य का व्यापक बनाओगे? समझ में आए? किस कैसे उपाधि को? क्योंकि साध्य तो कहाँ है? गुणादि में है, और वहाँ एकावच्छेदन संयोग यावत विशेष अभाववत तो है ही नहीं। तो साध्य व्यापक तो जा कैसे रहा है? ये हुआ प्रश्न। तो उसका उत्तर देते हैं। एकावच्छेदन का अर्थ हम करेंगे हाँ, निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट संयोग यावत विशेषाभाववत उपाधि है। तो गुणादि में निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट संयोग यावत विशेषाभाव रहता ही है। समझ में आया? अतः साध्य व्यापकता बनी रहेगी और साधना व्यापकता भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हुआ? साध्य व्यापकता सोपाधिक हो, ये हेतु सोपाधिक हो गया। ठीक, अतः दूषण है। न च तथापि कपि संयोग सामान्याभावति वृक्षे निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्टस्य तदीय यावद् विशेषाभावस्य असत्वात् उपादेः साध्या व्यापकत्वमिति वाच्यम्। अब एक प्रश्न है, ठीक है। अब ये जगदीश ईश्वर से विचार कर रहे हैं। मूलकार ने तो अनुमान में उपाधि का प्रदर्शन किया। अब जो अनुमान जिस पर हम विचार कर रहे हैं, ये अनुमान क्या है? सामान्य अनुमान है। क्या है? सामान्य अनुमान है। यो यदि यावत विशेषा हावन सत सामान्य हावान। समझ में आया? तो सामान्य विशेषा हाव कूट के द्वारा सामान्य हाव की सिद्धि हम कर रहे हैं। तो किसी भी विशेषा हाव के द्वारा किसी भी सामान्य हाव की सिद्धि करनी है, या तो तत्से हम किसी को भी ले सकते हैं, है ना। घट विशेषा हाव कूट के द्वारा घट सामान्य हाव की सिद्धि होगी। वही अनुमान है। उसी अनुमान ने उपाधि का आपने प्रदर्शन किया है। किंतु विचार करेंगे कि ये उपाधि का लक्षण घटेगा नहीं। जैसे हमने बनाया कि कभी संयोग सामान्य भाव को साध्य बनाया, तो क्या हेतु होगा? कभी संयोग विशेषाभाव है ना। कभी संयोग विशेषाभाव कूट, कभी संयोग यावत विशेषाभाव हेतु होगा। वृक्षः कभी संयोग सामान्य भावान कभी संयोग यावत विशेषाभावत्वात्, कभी संयोग यावत विशेषाभावत्वात्, ये अनुमान बनाएंगे। और कोई वृक्ष में यदि कभी संयोग यावत विशेषाभाव है तो उसमें कभी संयोग सामान्य भाव भी रहेगा। समझ में आया? किंतु यहाँ पर उपाधि है आपके हिसाब से एकावच्छेद है ना। कभी संयोग यावत विशेषाभाव वो तो उपाधि हो जाएगा, होना चाहिए। एकावच्छेद है ना, कभी संयोग यावत विशेषाभाव वो तो उपाधि होना चाहिए। ठीक। किंतु उपाधि में अब यहाँ पर उपाधि में साध्य व्यापकता नहीं घटेगी। साध्य क्या है? कभी संयोग सामान्य भाव। तो एक ऐसा वृक्ष हमने ले लिया जिसमें कोई कभी संयोग नहीं है ना। कोई कभी संयोग नहीं है। तो कभी संयोग नहीं है अर्थात कभी संयोग सामान्य भाव है। कभी संयोग सामान्य हावान वृक्ष हो गया। तो उसमें एकावच्छेदेन अर्थात निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट कभी संयोग यावत विशेषाभाव को रहना चाहिए, तभी जाकर के वो उपाधि साध्य का व्यापक बनेगा। किंतु जो वृक्ष वर्तमान काल में कभी संयोग सामान्य हावान है, वह वृक्ष निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट कभी संयोग यावत विशेषा हावान नहीं है, क्योंकि उस वृक्ष में पूर्व काल में कभी संयोग था। समझ आया? अतः कभी संयोग विशेषाभावान तो है, किंतु निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट कभी संयोग यावत विशेषाभावान नहीं है। वर्तमान कालावच्छेदन उसमें कभी संयोग यावत विशेषाभाव है। पूर्व कालावच्छेदन उसमें कभी संयोग विशेष था, उत्तर कालावच्छेदन उसमें कभी संयोग विशेष होगा। अतः वर्तमान समय में जिस वृक्ष में कभी संयोग सामान्य भाव भी है, कभी संयोग विशेषाभाव भी है, किंतु वह जो कभी संयोग विशेषाभाव है वो निरवच्छिन्न वृत्तिक नहीं है, निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट नहीं है। वो किंचित अवच्छेदन वर्तमान कालावच्छेदन है। अतः निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट कभी संयोग यावत विशेषाभाव नहीं मिला, तो साध्य का व्यापक उपाधि। अतः आपने जो उपाधि का प्रदर्शन किया है उस उपाधि में साध्य व्यापकत्व जाएगा ही नहीं। अतः उपाधि दूषित है। उपाधि दूषक नहीं है, वो खुद दूषित है, वो उपाधि नहीं है। ठीक। ये किसी ने यहाँ पर प्रश्न उठाया। न च तथापि कपि संयोग सामान्याभावति वृक्षे निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्टस्य तदीय यावद् विशेषाभावस्य असत्वात् उपादेः साध्या व्यापकत्वमिति वाच्यम्। हाँ, स्पष्ट हो गया। उपाधि में साध्य व्यापकत्व नहीं जाएगा। ठीक। तो जात्यवच्छिन्नाभावस्यैव उक्तव्याप्तौ साध्य विधेय प्रवेशात्। अब वो थोड़ा संकोच करेंगे। कहा हमने जो उपाधि का प्रदर्शन किया है, यद्यपि यत्तद् घटिता व्याप्ति है, तो सामान्य रूप से आप किसी को भी साध्य बनाइए, सामान्य भाव को किसी भी विशेषा भाव को हेतु बनाइए, तो यहाँ पर
एक निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट और यावत विशेष आपको उपाधि बनना चाहिए। ठीक है, फिर भी हमने जो उपाधि का प्रदर्शन किया है वो सारे अनुमान के लिए नहीं है। किसके लिए हमने उपाधि का प्रदर्शन किया है? जहाँ पर जात्यवच्छिन्न अर्थात जाति मात्रावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य विधेय प्रविष्ट है, ऐसे अनुमान प्रयोग स्थल के में ही ये उपाधि काम करेगा। अन्यत्र ये उपाधि यदि नहीं भी हो, उसमें साध्य व्यापक तो न भी जाए, तो उसमें हमको कोई समस्या नहीं है। ठीक, कि कोई कहे कि अयम वृक्ष कभी संयोग सामान्य हवान कभी संयोग यावत विशेषा हवत्वात्, तो यह अनुमान सद अनुमान है। उसमें हमको व्यभिचार दिखाने की वो हेतु व्यभिचरित है, उपाधि के ऐसा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको कौन से हेतु में व्यभिचार दिखाना है, कौन से हेतु को उपाधिक बताना है? जहाँ पर जाति मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य विधेय प्रविष्ट है। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपने साध्य किसको बनाया? कभी संयोग सामान्य आपको साध्य बनाया, अर्थात कभी संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। ठीक, तो जो प्रतियोगिता है कभी संयोग अभाव जब लेंगे तो प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन हो जाएगा? कभी संयोगत्व। तो कभी संयोगत्व एक कोई धर्म नहीं है, उसका अर्थ है कभी प्रतियोगिकत्व विशिष्ट संयोगत्व। कभी संयोग जब कहेंगे तो कभी प्रतियोगिक संयोग है, तो उसमें संयोगत्व एक जाति धर्म है उसका विशेषण, और उसमें कभी प्रतियोगिकत्व विशेषण है, वो संयोग कभी प्रतियोगिक है। तो कभी प्रतियोगिकत्व और संयोगत्व एतद उभय धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य विधेय प्रविष्ट है। तो जाति मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव यहाँ पर साध्य विधेय प्रविष्ट नहीं है। तो जहाँ पर जाति मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य विधेय प्रविष्ट है, ऐसे स्थल में ही उपाधि है, वहीं पर हमको उपाधित्व की रक्षा करनी है। अन्यत्र उपाधि में साध्य व्यापक न भी चला जाए तो हमारे लिए वो आपत्ति इष्टापत्ति है। अतः आप जब संयोग सामान्य आपको साध्य बना रहे थे, ठीक है, तो वो तो संयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य है, तो वहाँ पर उपाधि हमने प्रदर्शन किया है, वहाँ पर हम उपाधित्व की रक्षा करना चाहते हैं। किंतु यदि कभी संयोग सामान्य आपको साध्य बनाना चाहते हैं आप, तो वहाँ पर साध्य उपाधि में साध्य व्यापकत्व के न जाने पर भी कोई क्षति नहीं है। ठीक, जात्यवच्छिन्नाभावस्य वक्तव्याप्तो साध्य विधेय प्रवेशात् कपि संयोगाभावस्य च अतथात्वेन वो जाति मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं है। तम प्रति तदीय यावद विशेषाभावस्य उक्तरूपेण अव्यापकत्वे क्षत्यभावात्। अतः जो उपाधित्व अभिमत है उसमें साध्य व्यापकत्व के न जाने पर कोई क्षति, उसमें उपाधित्व हमको इष्ट है ही नहीं। ठीक, न च अभिघातादि संयोग सामान्याभावस्य वृक्षे सत्वात् तत्तदच निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्टस्य तदीय यावद विशेषाभावस्य असत्वात् एव उपादेः साध्य व्यापकत्वमिति वाच्यम। ठीक, अब फिर दूसरा उसने कहा कोई बात नहीं, हम आप जैसे चाहते हैं वैसे उदाहरण ढूंढ कर लाते हैं। समझ में आया? तो कहेंगे वृक्षः अभिघात सामान्य भावान, वृक्षः अभिघात सामान्य भावान अभिघात यावद विशेषा भाववत्वात्। समझ में आया? तो अभिघात माने एक संयोग विशेष है, शब्दजनक संयोग को अभिघात कहते हैं, लेना संयोग को ही है, किंतु वो संयोग विशेष है। संयोग सामान्य का ग्रहण नहीं किया, संयोग विशेष को का ग्रहण किया, किंतु ऐसा शब्द का प्रयोग किया जिसमें प्रतियोगितावच्छेदक केवल जाति हो। साध्य तो अभिघात सामान्य भाव है, उसका जो प्रतियोगितावच्छेदक होगा केवल अभिघातत्व होगा। तो जाति मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य विधेय प्रविष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आपने कहा कि जहाँ पर जाति मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य विधेय प्रविष्ट है, ऐसे स्थल में उपाधि है। तो यहाँ पर आप देख लो, साध्य हो गया अभिघात सामान्य अभाव। समझ में आया? तो ये तो क्या होगा? अभिघात यावत विशेषा भाव। ठीक, उपाधि क्या होनी चाहिए यहाँ पर? एकावच्छेदन अभिघात यावत विशेषा भाववत्व निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट अभिघात यावत विशेषा भाववत्व में उपाधि का लक्षण जाना चाहिए, किंतु यहाँ पर नहीं जाएगा। बात वही है। साध्य क्या हो गया? अभिघात सामान्य भाव। तो एक ऐसा वृक्ष ले लो जिसमें कोई भी अभिघात वर्तमान समय में है ना, हवा भी नहीं चले, एकदम शांत है, कोई ऐसा संयोग नहीं है जिससे कि शब्द की उत्पत्ति हो, पत्ते वत्ते हिल करके आवाज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस समय में वर्तमान काल में वृक्ष में कोई भी अभिघात नहीं है। तो अभिघात सामान्य हवावान वृक्ष एक नहीं है, और उसमें अभिघात यावत विशेष भाव भी है, किंतु अब उपाधि किसको बनाना है? निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट अभिघात यावत विशेषा भाव को। तो उस वृक्ष में जो वृक्ष अभिघात सामान्य भाववान है वह वृक्ष निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट अभिघात यावत विशेषा भाववान है? क्यों? भविष्य कालावच्छेदेन अथवा पूर्व कालावच्छेदेन उसमें अभिघात विशेष है ही है ना, पूर्व कालावच्छेदन उसमें अभिघात विशेष है।
वर्तमान भविष्य काल आवश्यक उसी वृक्ष में अभिघात विशेष है, क्योंकि आवाज़ चलेगा तो पत्ता हिलेगा, आवाज़ आएगा ही, शब्द की उत्पत्ति हो ही जाएगी, अभिघात हो ही जाएगा। कोई नहीं करेगा तो हमें जा करके छू देंगे है ना जोर से, तो आवाज़ आएगा। समझ में आई बात? हो ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ, तो जिस वृक्ष में अभिघात सामान्य भाव है उसमें निरवच्छिन्न वृत्तिकत्व विशिष्ट अभिघात यावत विशेषाभाव नहीं है, तो उपाधि में साध्य व्यापकता नहीं जाएगी। अतः जो आपने उपाधि दिया है, जिसका आप उपाधि मानते हैं, वो उपाधि नहीं है, उसमें साध्य व्यापकत्व जाएगा ही नहीं। ठीक, तो फिर दूषित हो गया, तो उपाधि नहीं होगा तो अनुमान तो सही हो जाएगा ना अब। ठीक, न च अभिघातादि संयोग सामान्य भावस्य प्रतिक्षेपत्वात् तत्तदच निरवच्छिन्न वृत्तिगत विशिष्टस्य तदीय यावद् विशेषाभावस्य असत्वादेव उपादेः साध्याव्यापकत्वमिति वाच्यं सत्यं गुण विभाजक जातेः एव हेतु साध्ययो प्रवेशात्। कहेंगे और हम थोड़ा उसको संकोच करते हैं और बात देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर गुण विभाजक जाति मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य विद्या प्रविष्ट है, ठीक, और हेतु विद्या भी वही तारिश अभाव भी प्रविष्ट है विशेषाभाव, वहीं पर यह तारिश उपाधि का प्रदर्शन हमने किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से संकोच कर देंगे। तो अभिघात सामान्य आपने साध्य बनाया, तो अभिघातत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव साध्य है, तो अभिघातत्व गुण विवादक जाति नहीं है, तो गुण विवादक जाति संयोगत्व है, और संयोगत्व का विवादक उपाधि अभिघातत्व नूतनत्व आदि है। अतः जहाँ गुण विवादक जाति को, गुण विवादक जाति मात्रा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव को आप साध्य विद्या प्रविष्ट करते हैं, वहाँ के लिए हमको उपाधि, वहाँ के लिए ऐसे अनुमान के लिए हमने उपाधि का उपादान किया है। यदि अभिघात सामान्य भाव का आप सिद्ध करना चाहते हैं अभिघात यावत विशेषाभाव के द्वारा, तो वो सिद्ध हो जाएगा, वहाँ पर कोई उपाधि, वो अनुमान सद अनुमान है, वहाँ पर हमको उपाधि का प्रदर्शन नहीं करना है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर उपाधि में साध्य व्यापक न जाने पर भी आपत्ति इष्टापत्ति हो जाएगी, तो उपाधि केवल बचेगा कुल मिलाकर कहाँ, जहाँ संयोग सामान्य भाव को साध्य आप कर रहे हो और संयोग यावत विषय आपको हेतु बना रहे हैं, वहीं पर हमको उपाधि का प्रदर्शन करना है। ठीक है, हाँ, अयम संयोग सामान्य भावान संयोग यावत विशेषाभावत्वात् इति निरस्तम। हाँ, अब क्या हुआ कि अभी तक क्या कर रहे थे, अभी दो पद्धति, आगे भी इसी प्रकार की पद्धति करेंगे। एक तो सामान्य व्याप्ति लेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसके बाद विशेष व्याप्ति लेकर विचार करेंगे। तो सामान्य व्याप्ति बनाया कि यो यदि यावत विशेषा भावान स त सामान्य भावान, इस प्रकार के यत्त से घटित जो व्याप्ति सामान्य व्याप्ति है, कार्य से व्याप्ति के बल पर वृक्ष में संयोग सामान्य भाव की सिद्धि का प्रयास किया, किंतु उसमें दोष, अनुगण दोष हुआ एक, और एक उपाधि भी दोष हुआ। अतः यह व्याप्ति ठीक नहीं है, इस व्याप्ति के बल पर वृक्ष में संयोग सामान्य भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसा बताने के बाद पूर्व पक्षी को फिर उपस्थापन करते हैं ग्रंथकार कि पूर्व पक्षी का कहना है, तो पूर्व पक्षी यहाँ पर क्या कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, हम विशेष अनुमान बनाएंगे जिससे कि द्रव्य में संयोग सामान्य भाव की सिद्धि होगी। अब यत्त से अघटित विशेष व्याप्ति को लेंगे, केवल संयोग सामान्य भाव को ही हम साध्य बनाएंगे। ठीक, तो वृक्ष संयोग सामान्य भावान संयोग यावत विशेषा भाववत्वात्, ऐसा कोई अनुमान बनाए तो ग्रंथकार कहते हैं इत्ते भी निरस्तम, ये भी खंडित हो गया। खंडित कैसे हुआ, अभी तो व्याप्ति का प्रदर्शन किया है, आपने तो बताया नहीं खंडित, तो भक्ष्यमाण दूषण है ना, तो दोष अभी हम बताने वाले हैं। क्या क्या दोष बताने वाले हैं, व्यर्थ विशेषणत्वात्, हाँ, तीन दूषण दिया। ठीक है, पहला हुआ व्यर्थ विशेषणत्व, दूसरा हो गया अप्रयोगत्व, और तीसरा हो गया निर्गुणत्व आदि उपाधित्वाच्च। ठीक, एक एक करके समझते हैं, वो व्याख्या करेंगे, हम लोग पहले मुझसे समझ लेते हैं। तो अनुमान हो गया महाराज जी, वृक्ष संयोग समझ में आया, तो ये तो अनुमान बनाया, तो इस अनुमान में हमको दूषण देना है कि आपका जो हेतु है वो दूषित है ना, क्योंकि वो व्यर्थ विशेषण से घटित है। व्यर्थ विशेषण घटित तत्व होने का अर्थ व्याप्यता सिद्ध हो जाएगा। कहा कैसे व्यर्थ विशेषण से घटित है, ऐसे कि आप यत्तु जो द्रव्य में भी संयोग सामान्य स्वीकार करते हैं, वही ना अनुमान कर रहा है, द्रव्य में संयोग सामान्य स्वीकार करता है, तो उसकी दृष्टि में जो द्रव्य में संयोग सामान्य स्वीकार करता है, उसके दृष्टि में संयोग सामान्य भाव जो साध्य है वो केवलान्वयी है। क्या है, क्योंकि गुणादि में तो संयोग सामान्य भाव है ही है, कोई विवाद नहीं है, द्रव्य को लेकर विवाद है,
अब वो द्रव्य में भी संयोग सामान्य भाव स्वीकार कर रहा है, अर्थात सातों पदार्थ में संयोग सामान्य भाव रहने के कारण संयोग सामान्य भाव केवलान्वय है। जब साध्य केवलान्वय होगा तो ये तो कुछ भी बना दो, सत्य हेतु ही होना है, व्यभिचारी हेतु तो हो नहीं सकता। तो इतना लंबा चौड़ा हेतु क्यों बनाते हैं? संयोग यावत विशेषा भावत्व, केवल अभावत्वाद कर देते। समझ आया? वृक्ष संयोग सामान्य भावान अभावत्वात् इतने कर देते। तो बाकी जो विशेषण दिया है अभाव में संयोग यावत विशेषा भाव है ना, संयोग यावत विशेष प्रतियोगिकत्व जो उसका विशेषण है, संयोग यावत विशेष प्रतियोगिक अभाव है ना वो, तो संयोग यावत विशेष प्रतियोगिकत्व जो विशेषण दिया अभाव में वो व्यर्थ हो गया, और व्यर्थ विशेषण से घटित होने के कारण व्याप्यता सिद्ध हो जाएगा। ठीक, ये दूषण हो गया, एक दूषण ये हो गया। किंतु वो कहेगा ये तो अच्छी बात है, वो दूषण हमारे लिए अच्छा ही भूषण है ना, इष्टापत्ति, क्योंकि हम आपके लिए ना समझा रहे थे। हम तो मानते हैं कि द्रव्य में संयोग सामान्य भाव, आप नहीं मानते थे, तो आपको समझाने के लिए ना हमने अनुमान का प्रदर्शन किया। यदि आप पहले से मानते हैं, आप ही हमको समझा रहे हो कि आपका साध्य तो केवलान्वय है, तो अर्थात क्या सिद्ध हो रहा है? वो तो सामान्य आप मान ही रहे हैं ना। तो यदि ऐसा है तो भवतु अभावत्व में हेतु अस्तु का चिंता। ठीक, तो ये तो दूषण उसके लिए होगा नहीं, इसलिए दूसरा दूषण देते हैं। तो अभाव, अब अनुमान बन गया है वृक्ष संयोग सामान्य भावान अभावत्वात्, इतने कहो तो कहेंगे अब दूसरा दूषण हो जाएगा अप्रयोजकत्वात्, है ना। अब अप्रयोजकत्व अर्थात है ना व्यभिचार शंका निवर्तक तर्क शून्यत्वात्। ठीक, तो अनुकूल तर्क नहीं है। यदि हम व्यभिचार शंका करें हेतु अस्तु साध्यम आस्तु, हेतु साध्य व्यभिचारी न वा अभावत्वम संयोग सामान्य भाव व्यभिचारी न वा संयोग सामान्य भाव अभावत्वम अस्तु संयोग सामान्य भाव अस्तु, है ना। तो कई प्रकार के व्यभिचार शंका का आकार हम बना सकते हैं। इस प्रकार की यदि व्यभिचार शंका हो जाए तो इस व्यभिचार शंका को दूर करने के लिए कोई अनुकूल तर्क नहीं है, अतः अप्रयोजकत्व हो गया। ठीक, अब वो कहेगा कि अनुकूल तर्क है हमारे पास। अनुकूल तर्क क्या है? निरुपाधिकत्व। हमारा हेतु में कोई उपाधि नहीं है। जो हेतु व्यभिचारी होता है वो सोपाधिक होता है। जो हेतु यदि अयम हेतु व्यभिचारी स्यात्, है ना, आप क्या करोगे तर्क? हेतु साध्य व्यभिचारी न वा, तो हम कहेंगे अयम हेतु यदि सब व्यभिचारी स्यात् तर्हि सोपाधिक स्यात्, अयम निरुपाधिकः अतः न व्यभिचारी। तो इस प्रकार से व्यभिचारा भाव की सिद्धि हो जाएगी। मतलब अनुकूल तर्क है तो अनुमान सही है, तो इसके लिए कहेंगे कोई बात नहीं, हम उपाधि का प्रदर्शन भी कर देंगे, निर्गुणत्व इसमें उपाधि बन जाएगा। ठीक, निर्गुणत्व कहाँ रहता है? कहाँ रहेगा? हाँ, तो कौन है निर्गुण? निर्गुण कितना आसान है। द्रव्य को छोड़कर बाकी जगह रहेगा। निर्गुणत्व द्रव्य को छोड़कर गुण आदि में रहता है। समझ में आया? तो साध्य हो गया संयोग सामान्य भाव, वो भी गुणादि छः में, समझे, निश्चित है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर निर्गुण तो रहता है, साध्य व्यापक हो गया। और साधन जो है अभावत्व अथवा पूरा ही ले लो तो भी, संयोग यावत विशेष आप ले लो, वो द्रव्य में भी रहता है। अभावत्व कहेंगे वो भी रहेगा, पूरा लेने पर भी रहेगा। वास्तव में तो पूरे अनुमान में हमको दोष देना है। ठीक, वो तो एक प्रकार से कोटि बनाने की पद्धति हो गई। ठीक है, नहीं तो अभाव, वो कहेगा अभावत्व हेतु में ना अपनी उपाधि का प्रदर्शन किया, हम संयोग यावत विशेष अभावत्व को उपाधि वो हमने उपाधि का प्रदर्शन किया है। ठीक, तो साध्य हो गया संयोग सामान्य भाव, वो कहाँ रहता है? वो गुणादि में निश्चित है, वहाँ पर निर्गुणत्व रहता है। तो साध्य का व्यापक हो गया उपाधि। और साधन क्या हो गया? संयोग यावत विशेषाभाव, वो द्रव्य में भी है और वहाँ पर निर्गुणत्व नहीं रहेगा, इसलिए साधन का अव्यापक हो गया। अतः उपाधि भी है, निर्गुणत्वादि उपाधित्वाच्च। तो ये सब दूषण होने के कारण ये जो विशेष व्याप्ति का आपने प्रदर्शन किया, वृक्ष संयोग सामान्य भावान संयोग यावत विशेषा भावत्वात्, इस प्रकार के विशेष व्याप्ति के बल पर भी द्रव्य में संयोग सामान्य की सिद्धि नहीं हो सकती। व्यर्थ विशेषणत्वात् अप्रयोजकत्वात् निर्गुणत्वात् उपाधित्वाच्च। हाँ, एतेन इति जागरिष्यति। हाँ, यत्तद्भ्यां विना
कृतम अनुगतम अनुमानम आशंक्य निषेधति एतेन इति। ठीक है, यत्तत् के बिना किया गया जो अनुगत अनुमान है, पहले तो अनुगत अनुगत अनुमान का प्रदर्शन किया, तो उसकी चर्चा करने के बाद अब फिर पुनः जो अनुगत अनुमान है उसकी आशंका करके उसका निषेध करते हैं। हाँ, बक्ष्यमाण दोषेण इत्यर्थः। हाँ, ये मतलब बक्ष्यमाण जो दूषण है, अनुमान प्रदर्शन करने के बाद जो दोष दिया गया है ना। व्यर्थ इति संयोग सामान्याभावस्य तन्मते केवलान्वयितया तत्साध्यतायाम् अभाववत्वात् इत्यस्यैव सम्यक्त्वात् इति भावः। स्पष्ट है, संयोग सामान्य साध्य है वो केवलान्वय है आपके मत में, तो अभाववत्वात् इतने हेतु बनाते है ना, इतने ही सम्यक हो जाता, इसलिए बाकी सब विसर्जन व्यर्थ हो जाएगा, तो व्यर्थ विसर्जन घटित तो हो जाएगा। अथ अभाववत्वादिकमेव तदि हेतुदस्तु। हाँ, वो कहे कोई बात, वही हेतु बना लो, इष्ट हेतु है हमारे लिए। हाँ, अतः अप्रयोजकत्वादिति, इसलिए कहा नहीं अप्रयोजकता हो जाएगी, अनुकूल तर्क नहीं। ठीक, ननु निरुपाधिकत्वमेव प्रयोजकम। हाँ, वही प्रयोजक अनुकूल तर्क है। अतः निर्गुणत्वादिति आदिना द्रव्य भिन्नत्वादि उपग्रह। ठीक है, हाँ, द्रव्य भिन्नत्व के उपाधि बना, निर्गुणत्व आदि, आदि से द्रव्य भिन्नत्व ले लो, द्रव्य भिन्नत्व भी कहाँ रहेगा, गुणादि, कोई भी गुणादि 6 मात्रा में रहने वाला जो वस्तु होगा उसको हम यहाँ पर उपाधि बना सकते हैं। अत्र यद्यपि निर्गुणत्वोपाधेः न स्वाभावेन साध्याभावनायकतया दोषत्वं संयोगस्यैव साध्याभावतया वृक्षादौ तस्य इष्टत्वात्। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। अब वो पूर्व पक्षी कहेगा, अथवा जो ग्रंथकार उस विचार को आगे बढ़ाते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपने जो अनुमान बनाया पूर्व पक्षी ने उस पर उपाधि का प्रदर्शन किया, निर्गुणत्व को उपाधि बनाया, संयोग सामान्य आपको साध्य बनाया और निर्गुणत्व को उपाधि बनाया। उपाधि बनाने का कुछ प्रयोजन, उपाधि अपने आप में कोई दूषण नहीं है, उपाधि होने के कारण कोई अन्य दोष होता है, समझ में आया। तो उपाधि किस प्रकार से दूषक होता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, कई प्रकार से उसकी दूषकता बन सकती है। उसमें से एक क्या है, उपाधि अपने अभाव के द्वारा स्वाभावेन वो साध्याभाव का उन्नायक होता है, अनुमापक होता है, समझ में आया। जैसे उदाहरण में देख लो, अयोगोलकम धूमवत वन्य, समझ में आया। तो यहाँ पर हम उपाधि बनाते हैं आर्दनंदन संयोग को, तो जब हमको ज्ञात हुआ कि आर्दनंदन संयोग उपाधि है, तो उसे होता क्या है, बिगड़ा क्या उपाधि होने से, तो बिगड़ता है कि उपाधि अपने अभाव के द्वारा पक्ष में साध्याभाव का अनुमान करा देगा, तो पक्ष हो गया है ना, उसको उसमें उस पक्ष में साध्याभाव का अनुमान करा देना है। अयोगोलकम धूमा भाववत, हाँ, आर्दनंदन संयोगा भावात, अयोगोलकम धूमा भाववत आर्दनंदन संयोगा भावात। अब ये जो अनुमान है सद होगा क्या असद होगा, क्यों, क्योंकि जहाँ पर व्यापक का अभाव होता है वहाँ पर व्याप्य का अभाव होता है, व्यापक निवृत्तिया व्याप्य निवृत्ति ही। ठीक, और उपाधि का ज्ञान होने का अर्थ हुआ उपाधि में साध्य व्यापकत्व तो गृहीत है, तब ने उपाधि हुआ, उपाधि साध्य के व्यापक है वो निश्चित है, और उपाधि का अभाव जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ साध्य का अभाव रहेगा, क्योंकि साध्य उपाधि का व्याप्य होता है, तो उपाधि के अभाव से साध्य का अभाव की सिद्धि होती है। तो उपाधि का अभाव कहाँ है, अयोगोलक में, इसलिए वहाँ पर साध्य अभाव की सिद्धि हो जाएगी। तो अयोगोलकम धूमा भाववत, तो ये जो अनुमान पूर्व पक्षी ने बनाया था अयोगोलकम धूमवत वन्य है, तो अयोगोलक में वन्य को सिद्ध, अयोगोलक में धूम को सिद्ध करने के लिए उसने बनाया था, अब सिद्ध होगा, क्योंकि उसका विपरीत सिद्ध हो गया, अयोगोलकम धूमा भाववत। तो इस प्रकार से उपाधि अपने अभाव के द्वारा पक्ष में साध्याभाव का अनुमापक होने के कारण दूषक होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लो, अब निर्गुणत्व उपाधि है और साध्य क्या है, अब उपाधि क्या करेगा, अपने अभाव से, निर्गुणत्व के अभाव से, कहाँ पर, वृक्ष में, वृक्ष में निर्गुणत्व है नहीं है, तो निर्गुणत्व का अभाव है, तो जहाँ निर्गुणत्व का अभाव रहेगा वहाँ पर जो निर्गुणत्व का व्याप्य साध्य, उसका भी अभाव क्या आप सिद्ध करोगे, तो साध्य क्या है, उसका अभाव, अर्थात संयोग, संयोग सामान्य भाव अर्थात संयोग की सिद्धि करोगे। अब उपाधि इतना प्रदर्शन करने से कुल मिलाकर आप फलतः क्या सिद्ध करोगे कि वृक्ष में संयोग सामान्य भाव अर्थात संयोग की सिद्धि करेंगे, वृक्ष संयोगवान, ये इष्ट है,
ये कोई आपत्ति अयोगोलक में तो वहाँ कोई धुआं की सिद्धि करे तो अनिष्ट है, तो अनिष्ट का आपादन हो रहा है वहाँ पर। समझ में आया? क्योंकि पूर्व पक्षी तो अयोगोलक में धूम को सिद्ध करना चाहता है, इसलिए उसने अनुमान बनाया। उपाधि ने उसका विरोधी धुआं भाव अयोगोलक में धुआं भाव सिद्ध कर दिया, तो वो उपाधि दूषक है। किंतु यहाँ पर उपाधि से क्या सिद्ध हो रहा है? वृक्ष में संयोग की सिद्धि हो रही है। तो पूर्व पक्षी जो संयोग है ऐसा मानते हुए ना संयोग सामने आपको सिद्ध कर रहा है, तो आप उपाधि के बल पर वृक्ष में संयोग की सिद्धि करोगे, तो ये अनुमान का हम जो अनुमिति करना चाहते हैं, वृक्ष संयोग सामान्य भाववान, इस अनुमिति के प्रति वृक्ष संयोगवान, ये ज्ञान विरोधी होता है? नहीं होता। ठीक, अतः यह उपाधि यहाँ पर दूषक नहीं हो सकता। तो उपाधि यहाँ पर अपने अभाव के द्वारा पक्ष में साध्याभाव का अनुमापक होने के कारण दूषक नहीं हो सकता। तो उपाधि होने पर भी वो दूषक नहीं है, तो उपाधि होने पर भी अनुमान गलत नहीं हुआ। ठीक, ये तो एक बात हुई। अत्र यद्यपि निर्गुणत्वोपादेः न स्वाभावेन साध्याभावनायकतया दोषत्वम्। हाँ ठीक, एक बात। हाँ, संयोगस्यैव साध्याभावतया। क्यों? क्योंकि साध्याभाव संयोग है, संयोग से साध्याभावतया वृक्षादौ तस्य इष्टत्वात्, वृक्ष में इष्ट है। नापि व्यभिचारनायकतया। अब दूसरे कोटि में चले गए। उपाधि कहीं पर कहीं दूषक होता है व्यभिचार का अनुमापक होने के कारण। समझ आया? क्या है? व्यभिचारस्य अनुमानम उपाधिस्तु प्रयोजनम। उपाधि जो है न्यायबोधिनी में लिखा है, न्यायबोधिनी का नहीं लिखा है तर्क संग्रह में। ठीक, कि जैसे वही ले उदाहरण लेते हैं, अयोगलगम धूमवत बनने। ठीक है, अब तो धूमान बनने स्थल हो गया, यहाँ पर आर्दन संयोग उपाधि है। तो अब जब उपाधि तो क्या ज्ञान हो गया कि आर्दन संयोग उपाधि है, तो हम अनुमान करेंगे, हेतु को पक्ष बना लेंगे। तो बन्ही धूम व्यभिचारी, धूम व्यापक आर्दन संयोग व्यभिचारित्वात्, व्यापक व्यभिचारिणो व्याप्य व्यभिचारित्व नियमात्। जो व्यापक का व्यभिचारी होता है वो अवश्य व्यापक का व्यभिचारी होता है। अब जो हेतु है बन्ही, वो तो उपाधि का व्यभिचारी है ना, तभी ना उपाधि में साधन की अव्यापकता जाती है। उपाधि जब साधन का अव्यापक है तो साधन उपाधि का अव्याप्य है, तो अव्याप्य होने का अर्थ व्यभिचारी है। इसलिए हेतु में उपाधि की अव्याप्यता व्यभिचारी तत्व वो गृहीत है। जो हेतु उपाधि का व्यभिचारी होगा तो उपाधि साध्य का व्यापक है, तो साध्य उपाधि का व्याप्य हो गया, तो व्याप्य का भी व्यभिचारी हो जाएगा। तो हम अनुमान बना देंगे बन्ही धूम व्यभिचारी, धूम व्यापक। इस प्रकार से हेतु में साध्य व्यभिचार का अनुमान करा देता है उपाधि। समझ में आया? इसलिए दूषक है। जब पता चल गया कि बन्ही हेतु धूम का व्यभिचारी है, तो अयोगोलकम धूमवत बनने, तो बन्ही हेतु के द्वारा अयोगोलक में धूम की अनुमति नहीं हो सकती। आर्दन संयोग साधन का व्यापक होता है कि अव्यापक होता है? उपाधि साधन का अव्यापक होता है। तो साधन का अव्यापक जो उपाधि हुआ, साधन मतलब कौन? तो बन्ही का अव्यापक जब आर्दन संयोग हुआ तो बन्ही क्या हुआ? अव्याप्य। वो व्यापक होता तो व्याप्य होता, उपाधि अव्यापक हुआ तो साधन अव्याप्य हो गया। अव्याप्य मतलब व्यभिचारी। व्यभिचारी। जो व्याप्य होता है वो व्यभिचारी होता है ना। व्याप्ति और व्यभिचार दोनों अभाव है। व्याप्ति का अभाव ही व्यभिचार है। तो जो अव्याप्य होता है अर्थात व्यभिचारी होता है। अव्याप्यत्व ही व्यभिचार का अपर नाम है। अव्याप्यत्व ही व्यभिचार है। इसलिए जब हमको उपाधि का ज्ञान हो जाता है कि कोई वस्तु उपाधि है, तो क्या सिद्ध हो जाता है कि साधन व्यभिचारी है उपाधि का, ये निर्णित हो जाता है। अब जब ये निर्णित हो गया कि साधन उपाधि का व्यभिचारी है, तो उसके द्वारा हम अनुमान करेंगे। क्या वो अनुमान करेंगे? साधन साध्य का भी व्यभिचारी है। साधन साध्य का भी व्यभिचारी है। क्यों? क्योंकि साध्य का व्यापक जो उपाधि है उसका वो व्यभिचारी है। तो जो व्यापक का व्यभिचारी होगा वो निश्चय न व्यापक का व्यभिचारी होगा। व्यापक व्यभिचारिण व्याप्य व्यभिचारी तो नियम। समझे? यही न्यायबोधनकार ने अनुमान बनाकर लिखा है। बन्ही धूम व्यभिचारी, धूम व्यापक आर्दन संयोग व्यभिचारित्वात्, व्यापक व्यभिचारिण व्याप्य व्यभिचारी तो नियमात्। इसलिए वो दूषक होता है। तो यहाँ पर भी यही करेगा, अर्थात व्यभिचार का अनुमान कराने का अर्थ है कि हेतु में साध्याभाव वृत्तित्व का ज्ञान करा देगा, है ना। साध्य हो गया धूम, धूमा भाव का जो अधिकरण अयोगोलक है उसमें बन्ही है, ये बयान करा देगा।
यहाँ पर भी यही कराएगा। यहाँ पर क्या करेगा, जब हमने निर्गुणत्व तो उपाधि जान लिया तो उपाधि के द्वारा हम क्या अनुमान करेंगे, तो जो हेतु है संयोग यावत विशेषाभाव वो साध्य का व्यभिचारी है ना, संयोग सामान्य भाव का व्यभिचारी है, क्योंकि वो निर्गुणता का व्यभिचारी होने के कारण। तो ये सबसे आप क्या सिद्ध करोगे कि जो हेतु है वो साध्या भाव के अधिकरण में वृत्ति है, नहीं सिद्ध करोगे। व्यभिचार का अनुमान कराने का अर्थ हुआ हेतु में साध्या भाव वृत्तित्व का अनुमान कराना। तो साध्य क्या है, संयोग सामान्य भाव, साध्या भाव क्या है, संयोग सामान्य भाव संयोग, तद्वत वृक्ष है उसमें वृत्ति है संयोग यावत विषय आप कहना चाहते हो। तो संयोग के अधिकरण वृक्ष में संयोग यावत विषय रहता है, ये भी इष्ट है। हेतु में साध्याभाव वृत्तित्व का ग्रहण करना अन्यत्र आपत्ति हो सकती है, किंतु यहाँ पर साध्याभाव वृत्तित्व हेतु में गृहीत होना यह कोई दूषण नहीं है, ठीक है। तथा अतएव व्यभिचार उन्नायकतयापि उपाधेः दूषकत्वम् अत्र नास्ति। तो आपका उपाधि देना व्यर्थ है, वो तो दूषक ही नहीं बन पा रहा है ना, वो किसी को मतलब कोई बिगाड़ नहीं पा रहा है। समझ में आया? हाँ। नापि व्यभिचारो नायकतया ततएव इष्टापत्तिरेव तथापि स्वव्याप्यत्वेन साध्यस्य पक्षप्रतित्वाभावं नायकतया दूषकत्वं बुद्धिः। हाँ, तथापि कहेगा हम एक उपाय बताते हैं कि जो कि दूषक वास्तव में है। उपाय क्या करेगा कि साध्य में पक्षवृत्तित्वाभाव का क्या लिखा है, स्वव्याप्यत्वेन साध्यस्य पक्षप्रतित्वाभावं नायकतया, साध्य में पक्षवृत्तित्वाभाव का अनुमान करा देगा स्वव्याप्यत्वेन। ठीक, जैसे उदाहरण में घटा लो, साध्य में पक्षवृत्तित्वाभाव का अनुमान करा देना है, तो साध्य को ही पक्ष बनाना पड़ेगा। तो धूमः अयोगोलका वृत्ति, पक्षवृत्तित्वाभाव है ना, अयोगोलक वृत्तित्वाभावान अथवा अयोगोलका वृत्ति की बात है। धूमः अयोगोलका वृत्ति कुतः आर्द्रन संयोग व्याप्यत्वात्, धूमः अयोगोलका वृत्ति कुतः आर्द्रन संयोग व्याप्यत्वात्। अब देखो धूम आर्द्रन संयोग का व्याप्य है ना, धूम तभी ना उपाधि है, और आर्द्रन संयोग अयोगोलक में नहीं रहता। तो जहाँ उपाधि जहाँ व्यापक नहीं रहेगा वहाँ व्यापक भी नहीं रहेगा ना। तो जहाँ पर अयोगोलका वृत्तित्व रहेगा, अयोगोलका वृत्तित्व जब आर्द्रन संयोग में है तो धूम में भी अयोगोलका वृत्तित्व आएगा। बात समझ में आया? ठीक, क्या सिद्ध हुआ? पक्ष में नहीं करना है, साध्य में। जब उपाधि में पक्षावृत्तित्व सिद्ध होगा, जब उपाधि में पक्षावृत्तित्व पक्ष निरूपित वृत्तित्व भाव की सिद्धि होगी तो साध्य में भी पक्षावृत्तित्व सिद्ध होगा। ठीक है, जैसे धूमः अयोगोलका वृत्ति आर्द्रन संयोग व्याप्यत्वात्, इस प्रकार के अनुमान के बल पर। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ क्या अनुमान बनाएंगे, संयोग सामान्य भाव वृक्षावृत्ति निर्गुणत्व व्याप्यत्वात्। ठीक है, तो जो निर्गुणत्व है वो वृक्षावृत्ति है, वृक्ष में निर्गुणत्व नहीं है ना, वृक्षावृत्ति है। तो निर्गुणत्व का व्याप्य जो संयोग सामान्य भाव है उसमें भी वृक्षावृत्तित्व की सिद्धि होगी। अब ये जो सिद्ध हो रहा है संयोग सामान्य भाव में वृक्षावृत्तित्व, वो इष्ट नहीं है। जब संयोग सामान्य भाव में वृक्षावृत्तित्व सिद्ध हो जाएगा तब वृक्ष संयोग सामान्य भावान, ये अनुमिति बाधित हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर उपाधि दूषक हो जाएगा। समझ में आया? अतः यहाँ पर उपाधि की दूषकता किस प्रकार से है कि साध्य में पक्षावृत्तित्व के अनुमापन कराने से स्वव्याप्यत्वेन। ठीक, तथापि स्वव्याप्यत्वेन साध्यस्य पक्षवृत्तित्वाभावं नायकतया दूषकत्वं बोध्यम्। हाँ, उन्नायकतया मतलब अनुमापकतया दूषकत्वं बोध्यम्। संयोग सामान्य भावः न पक्षवृत्ति। हाँ, संयोग सामान्य भावः उसी को पक्ष बना दिया है ना, न पक्षवृत्ति अर्थात न वृक्षवृत्ति ही व्याप्यत्वात् इति अनुमानेनापि वृक्षः संयोग सामान्य भावान इति अनुमितेः प्रतिरोधात्। हाँ, ठीक है। अब वो वृक्ष संयोग सामान्य भावान अनुमिति का प्रतिरोध हो जाएगा जब संयोग सामान्य भाव में वृक्षावृत्तित्व सिद्ध होगा। समझ में आया? देखो, वृक्ष संयोग सामान्य भावान ऐसा सिद्ध होने से वृक्ष संयोग सामान्य भावान इसका बाद होगा नहीं,
किंतु संयोग सामान्य भाव वृक्षावृत्ति ऐसा यदि निश्चय हो जाएगा तो वृक्ष संयोग सामान्य भावानी अनुमिति नहीं हो सकती। ठीक, अतः उपाधि की दूषकता बन रही है। तो आपने जो अनुमान प्रदर्शन किया, जिस अनुमान के बल पर आप वृक्ष में संयोग सामान्य भाव सिद्ध करना चाहते हैं वो दूषित है। होगी बात? हाँ, आगे क्या है? हाँ, अब वो पूर्व पक्ष फिर आएगा, वो उपायांतर से फिर वृक्ष में संयोग सामान्य भाव की सिद्धि का प्रयास करेगा, एक सामान्य व्याप्ति का प्रदर्शन करेगा, फिर विशेष व्याप्ति का प्रदर्शन करेगा। तो उसमें दोष देते होते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो। ओम